बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये पंक्तियां हैं लिखी हुई तुलसीदास जी के द्वारा। रामचरितमानस उनकी प्रसिद्ध रचना है, विश्व प्रसिद्ध रचना है। और उसके बालकांड में जो तुलसीदास जी हैं वो अपने गुरु जी की ध्यान कर रहे हैं, उनका नमन कर रहे हैं। और ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा इसको देगा और पूछेगा कि किसकी रचना है, किसने ये पंक्तियां लिखी हैं और कहां पे लिखी हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा ये तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड में है। और यहां पर तुलसीदास अपने गुरु की उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है आप समझ लीजिए। वो कह रहे हैं बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदौ गुरुपद कंज के गुरु के जो पद कमल हैं उनका मैं वंदन करता हूं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कि कृपा सिंधु हैं, कृपा करने वाले हैं, खूब कृपा करने वाले हैं। और नर रूप हरि, नर रूप हरि का अर्थ है कि साक्षात भगवान हरि ही, नारायण ही नर रूप में, मनुष्य के रूप में अवतरित हुए। और क्या करते हैं वो, महामोहतम पुंज। तो महामोह, जो मोह है, संसार में मोह लगा हुआ है, इस महामोह के रूप में जो अंधेरे का तम, एक अंधेरे का एक पुंज बना हुआ है, जासु वचन रवि कर निकर। उनके वचन रूपी रवि से उस महामोह का जो पुंज बना हुआ है, अंधेरे का जो पुंज बना है, उसका नाश हो गया है। तो वो अपने गुरुदेव के चरणों की आराधना कर रहे हैं। इसी से मिलता जुलता दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो ये कबीरदास जी की दोनों पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। दोनों रचनाएं, या दोनों आप कह लीजिए, ये बाद वाला दोहा है और पहले वाला सोरठा है। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। नमस्कार दोस्तों, राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला का जो तीसरा भाग हमने चलाया हुआ था। पहले मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया था, दूसरे में हमने स्वर को डिस्कस किया था, तीसरे में हम व्यंजन को डिस्कस कर रहे थे। कल वीडियो में टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो कुछ वर्गीकरण जो रह गए थे आज हम उनको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। कल मैंने आपको बताया था व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सामान्य हिंदी फुल कोर्स करके एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें वो सारे वीडियोस हैं, आप जाइए फटाफट चेक कर लीजिए। तो उससे आगे का डिस्कशन हम कर रहे थे। तो हमने स्पर्श व्यंजन को पढ़ा था, उसके बाद हमने अंतस्थ व्यंजन को पढ़ा था। और आज हम लोग सीधे डिस्कस करने वाले हैं, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। देखो, ऊष्म व्यंजन वो हैं जिनके उच्चारण के समय जो वायु है, वायु कहां से आ रही है, हमारे फेफड़ों से। तो जो वायु है वो मुख के किसी न किसी भाग में रगड़ खाकर निकले। हमारे मुख में कहीं ना कहीं रगड़ खा के निकलेगी इनके उच्चारण के समय। और जब जहां पे कोई चीज रगड़ खाती है तो वहां पे क्या पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है। ऊष्मा को आप सिंपल भाषा में ले तो वहां पे गर्मी पैदा होती है। तो ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के समय वायु मुख में कहीं ना कहीं रगड़ खाती है। देखो, संघर्षी का मतलब होता है घर्षण करने वाला। तो घर्षण होगी, रगड़ होगी। तो पहला लक्षण क्या है कि उनके उच्चारण के समय वायु मुख में रगड़ खाएगी। दूसरा है रगड़ खाएगी तो ऊष्मा पैदा होगी। तो ऊष्मा पैदा होगी, इसीलिए इनका नाम ऊष्म व्यंजन है। और क्योंकि इनके उच्चारण के समय वायु मुख में रगड़ खाती है, संघर्षण होता है, घर्षण होता है, इसलिए संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात हम डिस्कस कर लेते हैं। इनकी संख्या है 4। कितनी संख्या है? 4 संख्या है। कौन कौन से हैं? श, श, स और ह। श, श, स और ह ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आप देखो, इनको बोल के देखो। जैसे ही आप इनको बोल के देखेंगे, मेरे साथ एक्सपीरियंस करो आप, यही ट्रिक है। आप इनके उच्चारण को बिल्कुल सही रखिए, यही ट्रिक है। फालतू में लोग आपको अलग अलग चीजें बताते रहते हैं। अगर आपने उच्चारण ठीक से कर लिया और आपको पता लग रहा है कि उच्चारण कहां से, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में, एग्जामिनेशन हॉल में, अगर आपको ठीक से याद भी नहीं तो आपको बोल के ही पता लग जाएगा कि कहां से इसका उच्चारण हो रहा है। तो ये देखिए, श को आप बोलेंगे, देखो पहले बोल के देखो, श तो रगड़ खाती है, गर्मी थोड़ी सी फील होगी, आपको महसूस करना कभी एकांत में बैठ के, या अभी भी वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। उसके बाद श, उसके बाद स, आपको एक गर्मी फील होगी। उसके बाद ह, तो एकदम से क्या होगा, ये कहीं ना कहीं गले में
या आपके मुख में रगड़ खा रहे हैं उच्चारण के समय, वायु रगड़ खा रही है और वहां पे एक हल्की सी गर्मी फील होती है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब आपको ये चीज देखनी है, इनका उच्चारण स्थान कहां से, उच्चारण स्थान के बारे में पूछ लेता है कि उनका उच्चारण कहां से होता है। तो जो श है इसका उच्चारण स्थान है तालु। क्या है? तालु। जो आपके मुख की दीवार है पूरी ऊपर वाली, जिसमें आप जीभ लगा देते हैं, तो आगे जो ये ऊपर है जहां पे आप सीधे जीभ लगा देते हैं, इसको बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धा। और आगे वाला हिस्सा मूर्धा है, और थोड़ा सा ऊपर वाली जो छत है उसी में थोड़ा सा पीछे चले जाएं, पीछे आप जीभ लगा के देखें तो पीछे वाला हिस्सा है तालु। क्या चीज है? मैं इधर आ जाता हूं, लिखने में थोड़ी सुविधा रहेगी। तो पीछे वाला हिस्सा है तालु। तो क्योंकि श का उच्चारण तालु से होता है, तालु में रगड़ खाती है, जब श का उच्चारण करते हैं तो वायु तालु में रगड़ खाती है, इसलिए इसको क्या माना जाएगा? तालव्य माना जाएगा। तालव्य। आई थिंक आपको बात क्लियर होगी होगी। उसके बाद जो श है ये मूर्धन्य है। मूर्धन्य होने का मतलब ये है कि इसके उच्चारण में वायु मूर्धा में रगड़ खाती है। मूर्धा क्या है? मैंने अभी आपको बताया, जो आपकी सीधी ऊपर जहां पे आप डायरेक्ट जीभ लगा सकते हैं, ये मूर्धा है, उसके पीछे है तालु। तो श का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है, ये मूर्धन्य है। उसके बाद ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, उसके बाद स है। स आप बोल के देखो भाई, आप मेरे साथ बोलो स। तो आप जैसे ही स बोलोगे तो जो ऊपर वाला जबड़ा है, आपके ऊपर वाले दांत हैं, उसकी जड़ में अंदर की तरफ एक रगड़ खाएगी। आप बोल के देखो स। स तो आपको ऊपर चोट सी लगती फील होगी, रगड़ सी लगती फील होगी। और जो ये स है ये दंत मूल से इसका उच्चारण होता है। दंत मूल यानी दांतों की जड़ से इसका उच्चारण होता है। और हिंदी में जो वर्ण दंत मूल से निकलते हैं उनके लिए एक शब्द है जिसको बोलते हैं वर्त्स्य। देखो यह कहां जाएगा? यहां इसका उच्चारण होगा तो ये वर्त्स्य हो जाएगा। वर्त्स्य, वर्त्स्य हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा तो घबराना मत, आप बोल देना स क्या है? वर्त्स्य है। उसके बाद जो ह है ये मुख में कहीं टच नहीं होता है, ये सीधे कहां पे टच होता है? जैसे ही फेफड़ों से वायु आएगी कहां रगड़ खाएगी? ये स्वर तंत्र में, जहां आपका ये साउंड बॉक्स है इसमें रगड़ खाएगी। और स्वर तंत्र में रगड़ खाने के कारण जो ह है वो स्वर तंत्रीय है। कैसा है? स्वर तंत्रीय। अगर आपको एग्जाम में यही चीज याद भी ना रहे तो आप बोल के देख लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं अघोष की और सघोष की। जैसा कि मैंने पहली वीडियोस में बताया हुआ है, घोष का अर्थ होता है कंपन होना। आपने ध्वनि निकाली और ध्वनि निकालने के साथ में जब कंपन होता है तो उसको बोलते हैं घोष। घोष होता है। तो अगर अ लगा हुआ है, अघोष लगा हुआ है, इसका मतलब कंपन नहीं। अ का मतलब नेगेटिव सेंस में होता है कंपन नहीं। और सघोष लगा हुआ है यानी कि घोष के सहित है, सहित है जो घोष के, वो सघोष है। तो सघोष का मतलब है कंपन हो रहा है। तो आपको ध्यान देना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि श कैसा व्यंजन है, श कैसा व्यंजन है, स कैसा व्यंजन है। तो इन तीनों के बारे में, जो श स स है, ये कैसे हैं? अघोष हैं। यानी कि इनके उच्चारण में आपको स्वर तंत्र में कोई भी आपको कंपन दिखाई नहीं देगा। देखो बोल के देखो आप, श, ये श श स, आपको गले में कोई भी कंपन फील नहीं होगा, कंपन फील नहीं होगा, इसलिए ये है अघोष। और जैसे ही आप ह को बोलेंगे, ये है सघोष। आप ह को बोलेंगे तो आपके गले में हल्का हल्का आपको कंपन फील होगा। थोड़ा महसूस कीजिए, देखिए बोलिए ह, तो आपको हल्का हल्का कंपन फील होगा। गला खराब है तो कूका पी लो, पर एक बार फिर ट्राई कर लेना। तो ह कैसा है? सघोष है। और जब अल्प प्राण और महाप्राण की बात आती है, अल्प प्राण और महाप्राण, देखो अभी प्राण किसको बोलते हैं? प्राणवायु को प्राण बोलते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको ज्यादा जान लगानी पड़ती है, अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, तो वो वर्ण होते हैं महाप्राण। और जिनके उच्चारण में आपको कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, कम शक्ति लगानी पड़ती है, कम जान लगानी पड़ती है, वो होते हैं अल्प प्राण। तो जितने भी ऊष्म व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, वो सब कैसे हैं? महाप्राण है। आपको अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है, अधिक शक्ति लगानी पड़ती है, अधिक आपको प्राणवायु खपत करनी पड़ती है। बोल के देखो, आपको ऐसा लगेगा आपको थोड़ा जोर पड़ रहा हो। श श स ह, मतलब कि आपको सांस खींचता हुआ फील होगा। जबकि मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, आप पिछले वाली वीडियो देखना और थोड़ा अंतर महसूस करना आप इस चीज का। तो देखो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन में जो पहला, तीसरा और पांचवा होता है वो अल्प प्राण होते हैं, जैसे क। और जो दूसरा और चौथा होता है वो महाप्राण होते हैं। तो क क्या है? क अल्प प्राण है और ख महाप्राण है। तो दोनों में बोल के देखो आप, क बोल के देखो क, तो क में आपको ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा बोलते हुए। और जैसे ही आप बोलेंगे ख,
तो आपको खिंचाव फील होगा एकदम। तो जिसमें ज्यादा खिंचाव फील होता है वो महाप्राण, और जिसमें कम खिंचाव फील हो रहा है वो अल्प प्राण कहलाता है। तो ये बात हुई ऊष्म व्यंजन की। अब देखो, आपसे मैंने एक बार डिस्कस की थी कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या को हमने 3 आधार पे बांटा था। अगर आपसे पूछे उच्चारण के आधार पर स्वर कितने, तो सीधे बोलना है 10। अगर लेखन के आधार पर पूछे तो बोलना है 13। और ना तो ये पूछे कि लेखन के आधार पे कितने, उच्चारण के आधार पे कितने हैं, इन दोनों में से पूछना पूछे, सीधे पूछ ले स्वर कितने हैं, तो आप सीधे लिख देना भाई 11 होते हैं। लेखन के आधार पे 13, उच्चारण के आधार पे 10, और डायरेक्टली पूछ ले तो 11 होते हैं। अब बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजनों की संख्या कहीं कहीं 33 मानी जाती है और कहीं कहीं मानी जाती है 35। तो 25 आप काउंट करो, 25 तो होते हैं स्पर्श व्यंजन, 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन। 25 और 4 कितने हो जाते हैं भाई? 25 और 4 हो जाते हैं 29, और 29 और 4 ऊष्म व्यंजन को मिला देते हैं तो हो जाते हैं 33। कोई तो 33 तक मानता है, पर कोई मानता है 35। 35 में जो 2 एक्स्ट्रा जुड़ते हैं वो होते हैं उपक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोनों ही चीज सही है, 33 भी सही है, 35 भी सही है। अगर ऑप्शन में दोनों हो कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 या 35, तो आप 35 को प्रेफर करना, 35 लगाना। अगर खाली 33 है, 35 नहीं है, अकेला 33 है तो 33 को लगाना, अकेला 35 है तो 35 को लगाना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इनकी बात कर लेते हैं, उपक्षिप्त और द्विगुण व्यंजन होते क्या है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, देखो मैंने यहां पे संख्या लिख रखी है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना। उपक्षिप्त व्यंजन कितने? 2 हैं। तो ये ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में जीभ मूर्धा में लगती है। जब आप बोलना शुरू करेंगे, जब इनका उच्चारण करने की कोशिश करेंगे, तो आपको जीभ मूर्धा में, यानी यही ऊपर वाला हिस्सा, यहां पे आपको लगती हुई फील होगी, और फिर झटके के साथ नीचे आती है, ऊपर जाएगी, थोड़ा सा रोल होगी और झटके से नीचे आएगी। तो उन व्यंजनों को बोला जाता है उपक्षिप्त व्यंजन, या इन्हीं का दूसरा नाम होता है द्विगुण व्यंजन। तो उच्चारण, इनके उच्चारण में जीभ मूर्धा में लगके झटके के साथ नीचे आती है, तो वो व्यंजन कहलाते हैं उपक्षिप्त व्यंजन। तो कौन कौन से हैं? देखो, जो ट वर्ग है स्पर्श व्यंजन में, जो ट वर्ग है, तो ट, ठ, ड, ढ, अण। तो ड और ढ अगर नॉर्मली लिखे हुए हैं, देखो मैं यहां लिख देता हूं, ड और ढ अगर नॉर्मली लिखे हैं तो इनका उच्चारण ड और ढ ही होगा। डमरू, ढपली, डमरू और ढपली ऐसे होगा। पर जैसे ही इसके इनके नीचे नुक्ता लग जाता है, जो बिंदी है बड़ी सी, ये नुक्ता कहलाता है, ये नुक्ता कहलाता है। और अगर किसी, जैसे क लिखा है, ये लगा है तो ये हलंत, ये कहलाता है हलंत। और अगर ये लगा हुआ है तो ये कहलाता है, ये विसर्ग है, ये हलंत है, ये नुक्ता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद ये देखो, ये जो पहला द्विगुण व्यंजन है, उपक्षिप्त व्यंजन है, ये आपको ड के जैसा दिखाई दे रहा होगा, पर ये ड नहीं है, ये है अड़। क्या चीज है? अड़। तो आप बोल के देखो अड़, तो एकदम से अड़, मेरे साथ बोलो अड़, तो महसूस करो अड़। अड़ जैसे बोलेंगे तो आपको जीभ हल्की सी मूर्धा में लगती दिखाई देगी, फिर बहुत मामूली सी वो रोल होगी अड़, और ऐसे रोल होगी और फिर झटके के साथ नीचे आ जाएगी। तो ये है अड़, और ये है, देखो ये ड है और द्विगुण व्यंजन में नुक्ता लगते ही अड़ा हो जाएगा, जबकि ये ढ है और नुक्ता लगते ही ये अढ़ हो जाएगा, अढ़ हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो अब इनके बारे में देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनके उच्चारण में जीभ जो है मूर्धा में लगती है और फिर झटके के साथ नीचे आती है। तो जैसे ही झटके के साथ नीचे आएगी और उसके बाद इनका उच्चारण हो जाएगा। तो मूर्धा में लगते हैं, इसलिए कैसे हैं? दोनों के दोनों मूर्धन्य हैं। अड़ावी और अढ़ावी दोनों कैसे? मूर्धन्य हैं। और सघोष अघोष में कैसे हैं? सघोष हैं। जब आप इनको बोलोगे तो आपको स्वर तंत्र में कंपन फील होगा। देखो आप बोल के देखो, अड़ कंपन है, अढ़ कंपन है, दोनों में। और अल्प प्राण और महाप्राण होने में अंतर है। जो अड़ है ये अल्प प्राण है, यानी इनको बोलने में आपको कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि अढ़ जो है ये महाप्राण है, इसको बोलने में आपको अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये द्विगुण व्यंजन है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका छूटेगा नहीं। और अब फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन की। ये अलग से काउंट किए जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ जाना, और व्यंजन का, व्यंजन तो कोई से भी हो सकते हैं। तो जब दो व्यंजन आपस में जुड़ जाते हैं और उनसे किसी तीसरे व्यंजन का निर्माण होता है तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। कितनी है? 4। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4, जिसमें पहला है क्ष, उसके बाद त्र, उसके बाद ज्ञ, उसके बाद श्र। ये क्षत्रिय वाला, ये त्रिशूल वाला, ये ज्ञानी वाला, ये ज्ञानी वाला, और ये है श्रीमान वाला, श्रीमती वाला, श्री वाला।
तो अब आपको देखना है पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, बोल देना 4 है। कौन कौन से हैं वो चारों आपको दे देगा। आपको क्ष, त्र, ज्य और श्र ये आपको याद रखना है। फिर अगले टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बना है। तो आपको बोलना पड़ेगा, देखो जो ये क्ष है तो इसमें देखो क और श दोनों की ध्वनि आ रही है, क्ष, ये क्ष है। और ये ऐसी ध्वनि क्यों आ रही है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन में जो दो व्यंजन आपस में मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं, पहले वाला होता है आधा। जब भी आप किसी व्यंजन में ये हलंत लगा देते हैं तो इसका मतलब वो आधा हो जाता है, वो आधा हो जाता है। तो संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है हमेशा याद रखना वो आधा होता है। चाहे क्ष में क को देख लो, त्र में ता को देख लो आधा है, ज्या में ज्या को देख लो आधा है, और श्र में श को आधा है। जबकि बाद वाला जो होता है वो पूर्ण होता है, पूरा होता है। तो क्ष बनता है क और श से, त्र बनता है त और र से, ज्या बनता है ज और इ से। ये कहां आता है, तो कचट तप मैंने आपको पढ़ाया था, सॉरी कचट तप पढ़ाया था। तो जो च वर्ग है स्पर्श व्यंजन में च वर्ग है उसका पंचमाक्षर है च छ जा झा इय, च छ ज झा इय, तो उससे ये पंचमाक्षर है। और जितने भी स्पर्श व्यंजन के जितने भी पंचमाक्षर हैं जिसमें क्या आता है अंग, इय, अण, न और म, ये सब नासिक के होते हैं। इसका मतलब ये नाक से बोले जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो जो ज्ञ है ये ज्ञ, कोई ज्ञ बोलता है कोई ज्य बोलता है। एक्चुअली में देखो यहां तो ज्य की सेंस आ रही है क्योंकि ज और इय है, और उसके बाद जो श्र है उसमें श और र है। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक है संयुक्त व्यंजन का। तो आपकी वर्णमाला पूरी होगी है। हम एक वीडियो आपको और दूंगा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, खूब पूछे जाते हैं। तो वर्णमाला से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी। साथ में एक चीज और मुझे बताइए कि हम किस दिन लाइव चैट करें। जिस दिन आप फ्री हो उस दिन हम लाइव चैट कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग करके मैं आपसे बात करूंगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। इतने अच्छे और सुंदर टॉपिक के साथ आपका दिन, आपकी रात्रि, आपका जीवन शुभ हो, जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।